तो स्टूडेंट, अपना प्रीवियस जो वीडियो था वो प्रीवियस वीडियो हमारा विमीय विश्लेषण पर आधारित था। ठीक है, तो विमीय विश्लेषण अर्थात अपने जो मात्रक पद्धति है उस एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में अपने या मात्रकों को किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, मात्रक परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, उस मात्रक परिवर्तन की एक पद्धति हमने जो विमीय विश्लेषण पद्धति होती है उस विमीय विश्लेषण पद्धति का अपने अध्ययन किया था। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारा जो सिलेबस है या आपने कह सकते हैं कि जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं और ये क्लियर होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है। ठीक है, तो आगे अपने इसमें करते हैं जो टॉपिक बनता है रासायनिक संयोजन के नियम, कि जब रासायनिक पदार्थ अणु या परमाणुओं की अगर अपने बात करते हैं, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में संयोग कौन करते हैं, अणु संयोग करते हैं या परमाणु संयोग करते हैं। तो डाल्टन का जो परमाणुवाद सिद्धांत आगे आने वाले वीडियो में हमारे पास आएगा, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत वो ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोग कौन करता है, परमाणु करता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय परमाणुओं को न लिखकर किसे लिखा जाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को आणविक रूप से लिखा जाता है। ठीक है, ये डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर अपने इस चीज़ को डिटेल में करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर अध्ययन का विषय नहीं है। हमारा जो अध्ययन का जो विषय रह रहा है वो रह रहा है कि रासायनिक संयोजन के नियम, कि जब ये रासायनिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो उनके संयोग करने के लिए कुछ नियम भी होते हैं। जैसे अपने कहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, जल का निर्माण कर देते हैं। या आपने कहें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी कर सकते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब संयोग करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो उस अभिक्रिया की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र है वो CO2 ही क्यों है, या जल का जो सूत्र है वो H2O ही अपने सूत्र क्यों प्रयोग में लिया गया है, इस चीज़ को यहाँ पर हल करने के लिए, या ग्लूकोज का जो सूत्र है वो C6H12O6 ही क्यों सूत्र है, इन सभी को अपने यहाँ पर रासायनिक संयोजन के नियम से समझा जाएगा। तो इस रासायनिक संयोजन के नियमों के अंदर हमारे पास कुल 5 नियमों का जिक्र आता है। कुल कितने नियम करेंगे अपने यहाँ पर, कुल कितने लोग हैं हमारे पास, टोटल 5 नियम हमने को यहाँ पर इसके अंदर संपन्न करने हैं, या आपने कह सकते हैं 5 नियमों का अध्ययन अपने को यहाँ पर करना है। जिसमें से हमारे पास जो पहला नियम है वो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पहला मूल नियम हमारे पास इसमें आ जाता है, बड़ा सिंपल सा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो पहला नियम हमारे पास है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे पहले बात करें कि ये नियम अपने को दिया किसने था, तो ये नियम हमको लवोशिए ने दिया था। इसको जो देने वाला जो वैज्ञानिक है वो हमारे पास है लवोशिए। इस लवोशिए ने ये नियम हमको दिया था। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक कौन से हमारे पास, लेवोशिए जो वैज्ञानिक है, और इस लेवोशिए वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का अपने को नियम दिया था। ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं अपने, कि इस नियम के अनुसार द्रव्य मतलब मैटर, द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा नियम है। ये कहता है कि जो द्रव्य है, पदार्थ या मैटर की जो बात कर रहे हैं, इसे अपने न तो बना सकते हैं और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। बनाना और नष्ट करना जो अपने कहा जाता है कि जब द्रव्य में, कब, जब द्रव्य में भौतिक व
रासायनिक परिवर्तन किए जाते हैं। कब की बात कर रहे हैं अपने, कि जब किसी भी द्रव्य में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन किए जाते हैं तो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन करते समय द्रव्य को न अपने बना सकते हैं और न ही अपने उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात उस जो पदार्थ का जो कुल द्रव्यमान है वो कुल द्रव्यमान हमारे पास क्या रहता है, संरक्षित रहता है। क्योंकि अपने को जो द्रव्य का को जो मान है वो द्रव्यमान का जो मान होता है वो द्रव्यमान का मान हमारे पास कैसा होता है, द्रव्यमान का मान सदैव कैसा होता है, यथार्थपरक होता है। कैसा मान होता है हमारे पास, यथार्थपरक मान है। और यथार्थपरक मान का जो हमारे पास सार्थक अंक होता है वो सार्थक अंक क्या होता है, अनंत होता है। तो द्रव्यमान का यथार्थपरक मान होने के कारण से द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है। अगर अपने कहें कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन है अपने हाइड्रोजन को उत्पन्न कर लें, ठीक है, तो द्रव्यमान कुल जो द्रव्यमान है वो कुल द्रव्यमान हमेशा सदैव क्या रहता है, हमारे पास संरक्षित रहता है। इसे समझने के लिए अपने यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, सिंपल सा उदाहरण अपने लेते हैं जो छोटी क्लासों से अपने करते आ रहे हैं। उसी उदाहरण से मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि जैसे अपने पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय अपघटन करवाया जाए। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करवाया जाए, तापीय अपघटन। तो कैल्शियम कार्बोनेट के तापीय अपघटन से कैल्शियम ऑक्साइड व अपने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये उदाहरण जो मैंने लिया, इस उदाहरण में मैं कह रहा हूँ कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय अपघटन करवाया गया और इसके तापीय अपघटन से हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अपने को प्राप्ति हो रही है। तो अपने यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसके ऊपर लगेगा, अर्थात इसका जो कुल द्रव्यमान है वो कुल द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। कैसे संरक्षित रहेगा, कैल्शियम का द्रव्यमान हमारे पास कितना होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 गुना 3, तो ये जो कुल द्रव्यमान आता है वो कितना आ जाता है, 100 इकाई हमारे पास द्रव्यमान आ जाता है। किसका, अभिकर्मक का। उत्पाद का अगर देखा जाए तो 40 + 16 कुल हमारे पास 56 और कार्बन डाइऑक्साइड का 12 + 16 गुणा 2 तो हमारे पास हो गया 44। तो इनका योग अगर किया जाए तो इसका योग कितना आ जाता है, हमारे पास 100 इकाई इसका योग आ जाता है। अर्थात आपने देखा कि अभिकर्मक व उत्पाद का जो द्रव्यमान है, अभिकर्मक व उत्पाद का द्रव्यमान हमारे पास क्या रह रहा है, एक जैसा द्रव्यमान है। आपने कहा कि द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अपने को देखने को नहीं मिला। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो स्टूडेंट, दूसरा अपने पास रासायनिक संयोजन का जो नियम है वो स्थिर अनुपात का नियम, या अपने इसे कहा जा सकता है निश्चित संगठन का नियम। ठीक है, ये पांचों नियम करने के बाद में हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे और उस प्रश्नों को करने के बाद में इन नियमों के अंदर आपको और भी ज़्यादा ये नियम आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहले तो अपने नियमों की परिभाषा की बात कर रहे हैं और किसने दिया था, तो सिंपल सी बातें अपने नियमों के बारे में कर रहे हैं। फिर जटिलता की ओर बढ़ते हुए अपने नियमों को ऊपर कुछ आधारित प्रश्नों को करेंगे, आंकिक प्रश्नों को करेंगे, जहां से नियमों को अपने कैसे किस तरह से प्रश्नों के ऊपर नियमों को लागू किया जाता है तो उसकी तरफ जाएंगे। तो अर्थात अपने सरलता से किसकी तरफ जाएंगे, कठिनाई की तरफ अपने जाएंगे। तो पहले पांचों नियमों को कर लेते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम या जो निश्चित संगठन का जो नियम है, सबसे पहले अपने को ये दिया किसने था, तो इसकी अगर बात करें तो ये अपने को जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, जो वैज्ञानिक थे वो कौन से थे, जोसेफ प्राउस्ट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम को अपने को या इस नियम के बारे में हमको बताया था। ठीक है, ये नियम क्या कहता है कि किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। ये क्या कहता है अपने को कि किसी
यौगिक के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है, तो सिंपल सा नियम है, ये कहता है कोई भी यौगिक है उसमें जो मौजूद जो तत्व हैं, यौगिक जिसका निर्माण किससे हो रहा है, तत्वों से हो रहा है, उन सभी तत्वों का द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो अनुपात हमेशा क्या रहता है अपने पास, समान बना रहता है। अर्थात वो जो तत्व है वो भले प्राकृतिक हो या उसे संश्लेषित किया गया हो। तो जो तत्व है हमारे पास है वो कैसा हो, प्राकृतिक हो, ठीक है, प्राकृतिक या उसे संश्लेषित किया गया हो। संश्लेषित का मतलब उसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया हो। तो वो तत्व किसी भी प्रकार का हो, वो प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है या वो क्या हो सकता है, उसका संश्लेषित रूप भी हो सकता है। तो उसके अंदर उन तत्वों के यौगिक में उन तत्वों के जो द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहता है, सदैव हमारे पास कैसा बना रहता है, समान बना रहता है, या अपने कह सकते हैं उनका जो संगठन है वो क्या रहता है, हमारे पास समान बना रहता है। अर्थात यहाँ से जब निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि जो यौगिक है उसमें जो उपस्थित जो तत्व हैं उनके द्रव्यमान स्रोत पर निर्भर नहीं करते हैं। द्रव्यमान किस पर निर्भर नहीं करते हैं, यहाँ पर जो मेन ध्यान देने वाली बात है कि स्रोत पर निर्भर नहीं करते। स्रोत से निर्भर नहीं करने का जो अर्थ क्या है हमारे पास, कि वो यौगिक कहाँ से अपने को प्राप्त हुआ है, उस चीज़ के ऊपर उस यौगिक में जो मौजूद जो तत्व हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात कभी भी निर्भर नहीं करेगा। एक सिंपल सा उदाहरण लें अपने यहाँ पर, वो उदाहरण आता है जल का। अगर उदाहरण लिया जाए तो जल की जो उत्पत्ति है, हमारे पास जो जल है जिसका हमारे पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O हमारे पास सूत्र है। तो ये जो H2O है वो नदी का है, तालाब का है, ठीक है, या वर्षा जल हमारे पास है, या इसे प्रयोगशाला में किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसे संश्लेषित किया जाए। ठीक है, तो जल का अणु किसी भी रूप में हो हमारे पास, नदी, तालाब, वर्षा जल, या इसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाए, इसके अंदर यौगिक में जो मौजूद जो तत्व हैं, ठीक है, तो जल के अंदर कौन कौन से जो तत्व मौजूद हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों का जो द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो सदैव क्या रहता है, एक जैसा बना रहता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया, 16। तो इसको अगर अपने सरल अनुपात में अगर परिवर्तित किया जाए तो इसका जो हमारे पास जो सरल अनुपात आता है वो कितना आता है, 1:8 आएगा। ठीक है, अर्थात जल एक अणु है, इस जल अणु के अंदर जो तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हमारे पास आ रहे हैं, पहला तत्व हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन, और दूसरा तत्व हमारे पास कौन सा है, ऑक्सीजन। तो इन दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो अनुपात हमारे पास कितना बना रहेगा, 1:8 बना रहेगा। इस अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, भले ही जल आपके पास प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ है या जल हमको संश्लेषित किया गया है प्रयोगशाला में किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई है, इसके अंदर आपको किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इसे क्या कहा जाता है, स्थिर अनुपात का नियम, या अपने इसे निश्चित संगठन का नियम कहा जाता है। इसी तरह से इसको एक दूसरे उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास दूसरा जो उदाहरण आता है वो आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 12:32, और इसका जो सरल अनुपात हमारे पास जो बनेगा वो सरल अनुपात हमारे पास क्या बन जाएगा, 3:8। ठीक है, तो इसका जो सरल अनुपात हमारे पास क्या है, 3:8। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के जो तत्व हैं, इन तत्वों का जो द्रव्यमानों का जो अनुपात, यहाँ पर अपने द्रव्यमान के अनुपात की बात कर रहे हैं, अपने तत्वों के संख्याओं का अनुपात नहीं निकाला जा रहा, यहाँ पर द्रव्यमान की बात की जा रही है। तो जैसे कार्बन का जो द्रव्यमान हमारे पास कितना आता है, 12,
और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान आता है वो कितना आता है हमारे पास, एक ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान 16, तो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाता है 32। तो अपने पास 12:32 को अगर सरल अनुपात में परिवर्तित किया जाए तो सरल अनुपात हमारे पास क्या बन जाता है 3:8। तो ये जो 3:8 हमको जो प्राप्त हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में कार्बन और ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात है। ठीक है, तो इनका जो सरल अनुपात हमारे पास 3:8 है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड भले ही अपने श्वसन प्रक्रिया के अंदर मुक्त करें या पौधे प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग में लें या किसी भी हाइड्रोकार्बन के दहन से जो निर्मित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है या प्रयोगशाला में किसी भी अभिक्रिया के द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सभी के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमानों का जो अनुपात रहता है वो हमारे पास कितना रहता है 3:8 हमारे पास इसका अनुपात रहता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अपने को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसी तरह से हम एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझा जा सकता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर इसी नियम को समझने के लिए अपने यहाँ पर क्या लिया गया, क्यूप्रिक कार्बोनेट। ठीक है, तो जो क्यूपर है उसकी 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +1 और +2। +1 को क्यूप्रस कहा जाता है और +2 ऑक्सीकरण अवस्था को क्यूप्रिक कहा जाता है। तो अपने पास यहाँ पर क्या क्यूप्रिक कार्बोनेट अर्थात CuCO3 की अपने बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे डिटेल में जब ऑक्सीकरण अवस्था जब की जाएगी तो इसका बात करेंगे कि निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में अपने अस का प्रयोग करते हैं और धनायन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में अपने इक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्यूप्रस कार्बोनेट और क्यूप्रिक कार्बोनेट हमारे पास 2 शब्द आ जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास हो सकता है जैसे अपने कह सकते हैं फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। तो अस और इक निम्नतम और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले अनुलग्न शब्द हैं। ठीक है, तो वह अपने पास यहाँ पर अध्ययन का विषय नहीं है, हमने को यहाँ पर नियम को समझना है। तो वो कहता है कि क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 नमूने अपने यहाँ पर लिए। पहला नमूना प्राकृतिक है और दूसरा नमूना हमारे पास क्या है, संश्लेषित है। तो इस प्राकृतिक और संश्लेषित नमूने के अंदर तांबे का, कार्बन का और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमानों का जो प्रतिशत है वो क्या रह रहा है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पर प्राकृतिक नमूने के अंदर बात करें तो 51.35 कॉपर, 9.74% कार्बन और 38.91% हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। यही सेम अनुपात इस क्यूप्रिक कार्बोनेट के संश्लेषित नमूने के अंदर अपने को अनुपात प्राप्त हो रहा है, अर्थात अनुपात के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को अपने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये नियम प्रयोगों के द्वारा भी इसको अपने सत्यापित कर चुके हैं कि किसी भी यौगिक में जो उपस्थित तत्व हैं तो तत्व के द्रव्यमान समान अनुपात में पाए जाते हैं, भले ही वो यौगिक अपने पास प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाए या यौगिक अपने को वह संश्लेषित रूप से प्राप्त किया जाए। उसके अंदर जो मौजूद जो तत्व हैं उन तत्वों के जो द्रव्यमान है उनके द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या रहता है, समान अपने पास रहता है। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम, स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम हमने कंप्लीट कर लिया। जो आने वाला जो हमारा जो वीडियो होगा उस आने वाले वीडियो के अंदर इन दोनों नियमों पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे कि किस तरह से इसके ऊपर अपने को आंकिक प्रश्नों का निर्माण हो जाता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये लगता है कि ये जो टॉपिक अपने कर रहे हैं वो तो अपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर किए हुए हैं, तो अपने यहाँ पर बात वही है 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक हैं। लेकिन आप अगर अपने NCERT बुक को देखोगे तो NCERT बुक के अंदर आपको यही दे रहेगा, कुछ एक नई चीज़ें आपकी जोड़ दी गई है क्योंकि कॉमन कंसेप्ट है वो आपके लिए क्लियर होना जरूरी है। तो थोड़ा सा इसको जटिलता की ओर लेकर जाएंगे जो अपने अगले वीडियो के अंदर इसको डाल दिया जाएगा।
ठीक है। तो बार बार आपसे कह रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको आ रही है तो वो समस्या आप मेरे को लिख कर भेज सकते हैं कि मेरे को यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो में यहाँ पर मेरे को समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, नहीं तो अपने धीरे धीरे कंटिन्यू करते हुए आपके सिलेबस को लगातार आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको समस्या नहीं आएगी तो अपने वीडियो का जो समय है उस समय को अभी अपने बढ़ा लेंगे, मतलब हमारे जो सिलेबस जो है उसको अपने स्पीड भी खींचेंगे उसकी, अभी अपने बड़े स्लो स्पीड से, और 20 या 25 मिनट का आपको वीडियो दे रहे हैं जिसको अपने बढ़ाते हुए 40 या 45 मिनट का आने वाले समय में अपने कर दिया जाएगा।